हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं F/A-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। यहाँ पे कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं जिसके बारे में हमने कल बात की थी। यहाँ पे कल हमने कुछ एनालिसिस की थी अपने डिफेंस अपडेट में कि जो एक डिफेंस एक्सपर्ट है जो कि दिल्ली के हैं, उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो भी फाइटर जेट्स हैं जैसे कि F-16 हो गए या फिर ग्राइपन फाइटर जेट्स हो गए, उन्हें लीज पे ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी बात रखी थी कि यहाँ पे हमें एयरफोर्स के लिए नहीं लेकिन नेवी के लिए हम लीज पे ले सकते हैं, क्योंकि नेवी के लिए कोई अलग से फाइटर जेट की आवश्यकताएं नहीं है आज के समय में, क्योंकि हमारा जो टेडबेफ प्रोग्राम है जो कि कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होगा वो आने वाले 10 सालों के अंदर पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। इसका मतलब वो एक इंडिजिनस फाइटर होगा और साथ ही साथ हमारे आने वाले जो नए कैरियर्स हैं जैसे कि INS विशाल भी हो गया, उससे भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस थे इंडियन नेवी के पास कि या तो वो MMRC 2.0 के साथ मिलकर नए फाइटर जेट्स जैसे कि रफाल M हो गए वो ले लें, या फिर सेपरेटली F/A-18 ले लें। F/A-18 एक अलग से लेने के लिए रिलायबल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अलग से मेंटेनेंस फैसिलिटी बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि F/A-18 को लीज पे लेना एक बेटर ऑप्शन होगा, वो कल के वीडियो में हमने कहा था। और आज जो खबर निकल के आ रही है कि F/A-18 को बेसिकली लीज पे लिया जाना है, मतलब इंडियन नेवी बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक एडवांस लेवल टॉक्स में है। मतलब कि ये जो टॉक है ये एकदम हाई लेवल की है और इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली F/A-18 आपको इंडिया में ही लैंड करते हुए दिखेंगे अगर ये सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं। तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने बेसिकली बात की है 15 से लेकर 18 एयरक्राफ्ट की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 18 नहीं है, इनकी संख्या ज़्यादा है। इससे बेसिकली 15 से 18 सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फिगर में बताया जा रहा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एयरक्राफ्ट है ये 20 की संख्या में होने वाले, 20 या 22 की संख्या में होने वाले हैं, जो कि एक स्क्वाड्रन ऑलमोस्ट बैकअप में रहने के लिए होने चाहिए। उसके साथ साथ हम बात करते हैं ये जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली स्टोबार सिस्टम पे, मतलब कि जैसा कि हमारा INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत जो होने वाला है उस पर ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। मतलब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया हुआ है कि एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ और लैंड दोनों ही कर सकता है। तो आप कह सकते हो ये एक रिलायबल ऑप्शन होने वाला है इंडियन नेवी के लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आ रही थी या फिर कुछ कंसर्न भी था कि क्या ये जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली एक अच्छी एल्टीट्यूड पे जा सकता है या फिर नहीं, और दूसरा जो है वो बेसिकली INS विक्रमादित्य के इसके लिफ्ट में ये फिट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इसके विंग्स फोल्डेबल होने के बाद भी ये काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट हो जाता है। तो बात करेंगे, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। जो बेसिकली हमारी F/A-18 की कंपनी है बोइंग, उस चीज़ को कंफर्म किया है कि INS विक्रमादित्य पे अच्छी तरीके से फिट हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 45,000 की फीट तक ही ईजिली अगर कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं तो वहाँ पे भी उस हाइट को टच कर जाता है। लेकिन आप कहोगे कि सी में 45,000 फीट बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स इस हाइट पर सी में ट्रैवल नहीं करते, मतलब सी आप कह सकते हो समुद्र की ऊंचाई पर, मतलब उतनी ऊंचाई पर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है आप कह सकते हो जब हमारा टेडबेफ आने वाला है, आपको ऑलरेडी पता होगा बात की गई है 27 से उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने की, और 2030 में ये बेसिकली आप कह सकते हो प्रोडक्शन में जाएगा। मतलब 227 में 2027 में इसका जो प्रोटोटाइप बन के आएगा, उसके बाद इसको डायरेक्ट डाला जाएगा आप कह सकते हो प्रोडक्शन में। तो 2030 से लेकर 32 तक इसके IOC वेरिएंट्स आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ही वेरिएंट्स आएंगे IOC, और उसके बाद उनको FOC कैटेगरी में भी डाल दिया जाएगा, जो 2032 के बाद से वो कंप्लीटली एक मैस प्रोडक्शन में चला जाएगा, मतलब कि ज़्यादा संख्या में इंडियन नेवी में शामिल होने लगेगा। तो ये आप कह सकते हो बेटर ऑप्शन होगा। यहाँ पे कुछ लोगों का कंसर्न ये भी था कि जो हमारा टेडबेफ है वो बेसिकली एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, और हमें आज के समय में इन फ्यूचर बेसिकली ज़रूरत है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की। तो यहाँ पे चीज़ें और भी सिंप्लीफाई हो जाती है जब हमारे थिएटर कमांड्स और मैरीटाइम कमांड्स एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब 2030 के बाद हमारा जो MCA आने वाला है वो बेसिकली काम भी करने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो अंडमान एंड निकोबार का जो बेस है वहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेस भी हैं, तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली MCA रहेंगे। तो वहाँ से बेसिकली अगर वो ऑपरेट करते हैं तो टेडबेफ को लीड कर सकते हैं आगे, मतलब कि आगे बढ़कर लीड कर सकते हैं टेडबेफ को, या फिर तेजस Mark 2 हो गए उन्हें लीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम किए जाएंगे। ये एक रिलायबल ऑप्शन है, क्योंकि हम अगर इन चीज़ों को लीज पे करते हैं, जैसे कि INS विक्रांत जो है वो 2022 के बाद ही, मतलब 2022 के एंड तक या 2023 के शुरुआत तक इंडियन नेवी में कंप्लीटली इंडक्ट हो जाएगा, मतलब कि सारे सी ट्रायल्स और सारी चीज़ें करने के बाद तो फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके एयरक्राफ्ट की। तो तब तक हम उसमें 1 साल या 1.5 साल तक आप कह सकते हो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं MiG-29K को ही। लेकिन 2025 के या 2024 तक आप कह सकते हो ये जो एयरक्राफ्ट है F/A-18 सुपर हॉर्नेट ये हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो उससे पहले भी मिल सकते हैं, या फिर अगले साल ही मिल सकते हैं F/A-18। तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा इंडिया के लिए, और उस जो एयरक्राफ्ट है उसको 7 से 8 साल तक हम यूज़ करेंगे।
और जब हमारा टेटवेफ पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होगा 2032 के आसपास, तब हम इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स को वापस कर देंगे और जो भी लीज की कॉस्ट होगी उसके साथ ही। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और F-18 की वीडियो लास्ट में और आई बटन दोनों में मिल जाएगी आपको। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।